नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों पर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला। बाजार में स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दोनों की कमी शुरुआत में दिख रही थी और आखिरकार बाजार देख रहे हैं कि मंदी की गिरफ्त में आ ही गया। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि ये गिरावट का शिकार हो रहा है। इंट्राडे में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से करीब देखेंगे तो 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। इस वक्त 23,000 के बिल्कुल बेहद पास करीब कारोबार कर रहा है। लेकिन ये जो गिरावट आई है इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बैंकिंग शेयर आज फिर से बड़ी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। 350 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 48,233 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो, पावर, मेटल, माइनिंग, ये तमाम शेयर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। एक खेमा ऐसा है जहां पर आज हमें स्ट्रेंथ दिख रही है और वो है आईटी का। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए वो लगातार डिटरेट हो रही है। अब सिर्फ 350 शेयर मजबूती वाले हैं एनएसई पर और उसके मुकाबले 2250 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक चिंता बाजार के लिए जो लगातार बनी हुई है वो है फाइज की बिकवाली। और आप देखिए जो फियर और वोलेटिलिटी का जो सूचक है इंडिया विक्स लगातार 17 के ऊपर बना हुआ है। आज भी थोड़ी सी मजबूती है। अगर इंडिया विक्स 17 का है तो फिर बाजार चले कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। नतीजे जहां पर कमजोर आ रहे हैं या फिर नतीजों में कमजोरी का कोई भी संकेत मिल रहा है, बाजार उसको सीवियर पनिशमेंट दे रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि कई सारे शेयर गिरावट के शिकार हो रहे हैं। आईसीसी, प्रूडेंशियल, इंडिया मार्ट 7 से 8% की गिरावट है। मिड कैप में अगर और आईटी की बात करें, परसिस्टेंट में 6% के आसपास की गिरावट है। और रियल एस्टेट शेयर बड़ी बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ये शेयर टूट रहे हैं। इसके अलावा हडको या फिर ओबरॉय रियल्टी, यहां पर भी गिरावट बनी हुई है। सवाल यह है कि 23,000 के आसपास क्या बाजार एक ब्रीदर लेगा, रुकेगा? क्या वहां पर आपको बाय की पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए या फिर इस डर के माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में बाजार से दूरी रखना ही समझदारी है? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर है ये देख लेते हैं। वैसे आज देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी कोहराम मचा हुआ है और फ्रंट लाइन यानी कि दिग्गजों के मुकाबले वहां पर गिरावट ज्यादा है। दोनों इंडेक्स करीब करीब 2% टूटकर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप देखिए जो 3 शेयर हमने छांट के निकाले हैं आपके लिए, जहां पर खबरों का एक्शन है, तीनों के तीनों गिरावट वाले ही शेयर आपको दिखेंगे। इंडिया सीमेंट नतीजे कमजोर, शेयर 11% नीचे, घाटा बढ़ के हो गया है 429 करोड़ और ये घाटा बढ़ा है 17 करोड़ रुपए से। इंडिया मार्ट कमजोर नतीजे, शेयर 9% नीचे, ये भी वायदा का टॉप लूजर में शामिल है। कोविड के बाद पहली बार इनके सब्सक्राइबर में गिरावट हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात तो है। आईसीसी प्रूडेंशियल नतीजे कमजोर, शेयर 8% फिसला। वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो कि बहुत ही की मैट्रिक्स होता है, उसमें गिरावट हम देख रहे हैं। वो ग्रोथ कम हो रही है और लगातार निराशा के चलते आज शेयर की हम तेज पिटाई हुई देख रहे हैं। और ये शेयर जो है आप देखिए वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर में शामिल है। आईसीसी प्रूडेंशियल या फिर इंडिया मार्ट, दोनों में जो गिरावट है 7.5 से 8% के आसपास की है। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति अभी क्या होना चाहिए, कि गिरावट पर खरीदना है या फिर बाजार से भी दूर रहना। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। रुचि जी, अब से शुरुआत के जो 2-2.5 घंटे थे बाजार में, ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है और हमने निफ्टी को 80-90 अंक ऊपर भी हम देख रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर विजिबल है बाजार में। क्या सलाह आपकी होगी? सारे के सारे गेन्स इरोड किए निफ्टी ने, 23,000 के नीचे भी डिप किया। लोअर लेवल्स पर बाइंग करनी है रुचित जी, या फिर ये सेल ऑन राइज वाला विकल्प ज्यादा बेहतर होगा बाजार में? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक जी, ब्रॉडर मार्केट्स का ट्रेंड तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि जैसा सेल ऑफ हम देख रहे हैं नो मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो वहाँ पे तो करेक्शन काफी इंटैक्ट है। बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम इंडेक्स फ्रंट पे थोड़े ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट सेंटिमेंट वाइज भी देखेंगे तो जनरली जो मार्केट सेंटिमेंट जब एकदम बेरिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं नो वो बॉटमिंग के साइंस उसके आसपास से आने लगते हैं।
सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन जरूर, मार्केट का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, बट 22,900 से 22,800 ये एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए रह सकते हैं, जहां से एक पुल बैक मूव नो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो हम काफी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखने की सलाह दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को भी। और इंडेक्स फ्रंट पे अगर ट्रेड करना है तो 22,900 22,800 ये एक सपोर्ट जोन है कि जहाँ पे अगर इंडेक्स मिलता है तो काउंटर ट्रेड्स लेके वहां पे खरीदारी की जा सकती है। इंडेक्स पर तो ये व्यू हो गया रुचि जी की तरफ से। लेकिन रुचि जी ये बताइए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? सेल साइड में ज्यादा कंफर्ट है या फिर कोई बाय के कॉल्स हैं ट्रेड के लिए? जी, वैसे तो काफी कम मौके हैं यहाँ पे बाई साइड में, बट फिर भी एक स्टॉक है जहाँ पे हमारे शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश है, वो है बजाज ट्विंस पे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स देखेंगे तो रीसेंट मार्केट के वॉलेटिलिटी में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। और हमने कोई भी नो प्राइस वाइज करेक्टिव फेज बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक में नहीं देख रहे। सो क्लियर यहाँ पे दो चीजें की पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे कोई सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। तो बजाज फिनसर्व मेरा पिक रहेगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए। हालांकि हम दोनों ही स्टॉक्स पे पॉजिटिव है और दोनों स्टॉक्स हमने हमारे कस्टमर्स को भी रेकमेंड किए हुए हैं। बजाज फिनसर्व करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। नियर टर्म के लिए 1660 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1820 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बजाज फिनसर्व 1820 रुपए के टारगेट। रुचि जी एक ही शेयर या फिर कोई और शेयर है दूसरा? बेसिकली फिलहाल एक ही शेयर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि 22,800 के आसपास अगर मार्केट आता है, 22,800 22,900 की रेंज में, और वहां से अगर कुछ रिवर्सल के साइंस मिलते हैं तो उसके बाद मेरे हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। अदरवाइज फॉर टाइमिंग ये फेज नहीं है कि जहाँ पे कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बजाज फिनसर्व, उसमें मौके हैं। ट्रेंड आज भी टूट गया और आज हम ये जो गिरावट देख रहे हैं 2.5% के आसपास से गिरावट है पिछले, अगर आप महीने भर में देखें, महीने भर क्या मतलब 7,300 के लेवल से लगातार ये शेयर टूट रहा है और ये जो गिरावट हो गई है करीब करीब 20% के आसपास की हो गई है ट्रेंड में। ट्रेंड क्या और नीचे जाएगा रुचि जी या फिर अपने अब सपोर्ट्स के आसपास आ रहा है? फिलहाल तो लग रहा है कि ट्रेंड तो स्टॉक का नेगेटिव ही लग रहा है नियर टर्म। काफी लंबे समय बाद स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट 200 दिन के मूविंग एवरेज कल तोड़े हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि जब 200 डीएमए एक लॉन्ग टाइम के बाद में कोई स्टॉक ब्रेक होता है तो वहाँ पे काफी सेलिंग इंटरेस्ट या नो एग्जिस्टिंग बाइंग का एग्जिट इंटरेस्ट रहता है। सो इसी के कारण हमें लग रहा है कि नियर टर्म में दबाव स्टॉक में बना रहेगा। 5,000 के आसपास, 5,000 से 5100 की रेंज में स्टॉक को सपोर्ट है। सो फिलहाल तो कोई पॉजिटिव साइन इसमें नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइंस नहीं नजर आ रहे हैं, वीकनेस अभी और दिख रही है। देखिए दरअसल नतीजे ऐसा नहीं कि ज़्यादातर ख़राब आए हों, अभी तक का जो सीज़न बीता है मिक्स्ड बीता है। दिक्कत ये है कि बाज़ार में थोड़ी सी ना भरोसे की कमी है। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और नंबर्स जो आ रहे हैं ना उनमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं बाज़ार उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और छोटी सी भी कोई अगर नेगेटिविटी है बाज़ार उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दे रहा है शेयर को। और तमाम शेयरों में हमने देखा है कल के सत्र में हमने देखा डिक्सन टूट गया 14%। क्यों टूटा, किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि अच्छा ये इसमें दिक्कत है। कल हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्जिन वगैरह वाले भी चिंता इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन आज एक और बड़ा नंबर होगा जो कंजम्पशन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं देश में या फिर इकोनॉमी में, उसका जवाब काफी हद तक वो देने में सक्षम है वो कंपनी, और वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एचयूएल के नतीजे आ जाएंगे, अनुमान क्या है एचयूएल से, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं और नजर कहां पर रहेगी नतीजों में? जी हाँ, अगर एचयूएल के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है कि ये डिसेंट क्वार्टर रहेगा एचयूएल के लिए। ना बहुत ही कुछ अच्छा होगा, ना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,735 करोड़, 3.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की, ये हमारी उम्मीद है। एबिटा की बात करें तो 3,661 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर को हम 2,634 करोड़ के आसपास देख रहे हैं। 4 या 4.5% की अपटिक हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि
ये एक्सपेक्टेड है 23% पर कंपेयर टू 23.3% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब ये क्यों हो सकता है? एबिटा मार्जिन पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक 25 बिप्स का हाइक हुआ है रॉयल्टी में जो HUL अपने यूनिलीवर जो अपना पेरेंट है उसको पे करता है, और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख सकता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी जारी है ये हाई प्राइसेस, तो उसके दम पर मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम लार्जली होम कैटेगरी से आएगा। BPC जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर है उसका रेवेन्यू भी 2.7% ईयर ऑन ईयर हायर हो सकता है क्योंकि कंपनी ने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए हैं Q3 में। फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में हम 2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं, बट हाउएवर अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1% का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, ऐसा हम मैनेजमेंट से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, क्या आपकी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर जब नंबर्स रिलीज हो? कंज्यूमर रिस्पॉन्स, नए लाइफ बॉय और लक्स के साबुन के फॉर्मुलेशन पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? डिमांड आउटलुक जो कंपनी देती है अर्बन और रूरल डिमांड के बीच में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर कंपनी इसका सामना कर रही है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और आउटलुक, कंपनी का क्या आउटलुक है कि कब तक ये रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और लास्टली कंपनी अगर कोई प्राइसिंग एक्शन अंडरटेक करने वाली हो, प्राइस हाइक्स या ऐसा कुछ, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम HUL से। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो रॉयल्टी बढ़ी है उसके चलते मार्जिन पर प्रेशर आएगा, दूसरा रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं और उसके चलते भी मार्जिन पर प्रेशर हम देखेंगे। 23.25 से घट के मार्जिन 23% के आसपास रह सकता है। बाकी आय के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर सरप्राइज या डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। HUL हम देख रहे हैं नतीजों से पहले थोड़े से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है, 2350 रुपए के आसपास का भाव है। HUL, इस पर रुचि जी एक व्यू दीजिए, नतीजों से पहले क्या करें, और किसी के पास अगर है ये शेयर तो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल कहां पर मान के चले? पिछले 1.5-2 महीने से देखे मिड नवंबर से तो स्टॉकिंग काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे जब भी 2300 के आसपास आ रहा है तो वहां पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर 2500 के रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो आइडियली नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव आएगी जब ये रेंज में से ब्रेकआउट आएगा। सो किसी की वजह अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 2300 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और 2500 रेजिस्टेंस सरपास होता है तो ही फ्रेश एंट्री की फिर सलाह रहेगी। HUL को लेकर ये व्यू, हल्की सी तेजी पर कारोबार कर रहा है HUL। देख रहे हैं कि नरमी है, निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, 23,000 के बेहद करीब है, इंट्राडे में 23,000 के नीचे गया भी था, लेकिन निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, अब 300 अंकों के आसपास की गिरावट रह गई है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब, और उसकी वजह है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज हम देख रहे हैं कि कल के बाद आज फिर से थोड़ा सा पैनिक का माहौल है बाजार की स्थिति को देखते हुए। लेकिन इसी स्पेस में से एक शेयर ऐसा है जो नतीजों के बाद दौड़ लगा रहा है, वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, करीब 17-18% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। वजह यह कि नतीजों में अगर आप आय देखेंगे तो 8% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास की गिरावट है। इनकरेजिंग चीज ये है कि एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, और कंपनी ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस जो पोर्टफोलियो है उसमें जो दिक्कतें चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जरा समझते हैं कंपनी का भी व्यू पॉइंट नतीजों को लेकर, और हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD एंड CEO अजय कमल। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पहले तो बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं भी आगे के लिए, नतीजे आपने अच्छे पेश किए और कमेंट्री भी हमने उसके की नोट्स पढ़े। आप जरा ये बताइए अजय जी कि ये आप जो बोल रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, आगे क्या और इंप्रूवमेंट होगी? और दूसरी चीज, जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ये कितनी सस्टेनेबल है और इसके पीछे की वजह क्या है सर? तो अभिषेक, आपका बड़ा धन्यवाद एंड व्यूअर्स को नमस्कार। पहले जना की एसेट बुक के बारे में बता दें जी। दिसंबर 24 में 68% सिक्योर्ड, यानी कि होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स, 2 व्हीलर लोन्स, तो ये मिक्सअप 68% बैंक का है। MSME 32% अनसिक्योर्ड है। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा भी पोर्टफोलियो का जो टफेस्ट पीरियड है जो Q2 में था वो हमारे पीछे रह गया, क्योंकि हमारे अनसिक्योर्ड बुक ज्यादा है ही नहीं। हमने कभी अनसिक्योर्ड बुक जोर से बढ़ा ही नहीं,
तो आप जना की स्टार्ट पॉइंट देखिएगा, 2018 में बैंक शुरू किया, दिसंबर तक जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है 6.25 साल का, वो है 1% अनसिक्योर्ड का। तो हमने ज्यादा अनसिक्योर्ड को बढ़ाया नहीं, और हमारा बहुत माइंड पहले से क्लियर था कि एक डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी जब हम लॉन्च करेंगे तो हमें 80% जो है सिक्योर्ड एसेट्स चाहिए, क्योंकि इससे बैंक की सेफ्टी अच्छी रहेगी, काफी उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, एंड प्राइमरी हमारा मोटिव ये था कि देयर इज इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बैंक विद लॉट ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स। वो दैट इज हेल्प अस, सो दैट इज द फर्स्ट बिग पिक्चर, विच इज हमारा अनसिक्योर्ड ज्यादा है ही नहीं। दूसरा, जो अनसिक्योर्ड हमने किया भी, जो ग्रोथ दिखाई है 1% कैगर ओवर दिस लास्ट 6.25 साल, वहां हमने क्रेडिट को बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। सो टिपिकली माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, जब ग्रुप लोन बनता है, ज्यादा करके समझा था माइक्रो फाइनेंस की ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोन छोटे हैं और एक ग्रुप के बिहेवियर में और गारंटी प्रोग्राम में ये कवर हो जाएंगे। हमारी ज्यादा करके बुक इंडिविजुअल लोन की है, 55% इंडिविजुअल लोन है। वहां हमने हमेशा एक अंडरराइटर बेच के कस्टमर का इवैल्यूएशन करने के बाद ही लोन दिया है जी। तो हमारा स्टार्ट से ये बिलीव था कि हमारा बुक जो है वो जल्दी पीक होकर जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। आगे अजय सर, तो जी एक जी, एक प्लीज। एक और सवाल, हम देख रहे हैं कि आपके एडवांसेस भी काफ़ी हेल्दी हैं, 18.5% के आसपास की ग्रोथ है, और ये उस माहौल में है जब चारों तरफ ये चर्चाएं चल रही हैं कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है किस तरह से बढ़ेगी, क्या उसके मैकेनिज्म हो सकते हैं। आप ज़रा ये बताइए कि अब मई 2025 में आप यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए योग्य हो जाएंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी, कितने प्रिपेयर्ड हैं आप इसके लिए? जी, तो 2 पार्ट्स अभिषेक। एक तो अंडरसर्व्ड सेगमेंट हमारा पहले से फोकस रहा है, खाली हमने अंडरसर्व्ड सेगमेंट में अनसिक्योर्ड छोड़ के सिक्योर्ड शुरू कर दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, माइक्रो लैब कर रहे हैं, 2 व्हीलर कर रहे हैं, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर हार्डवर्क भी है, बिकॉज लास्ट माइल है, इनफॉर्मल है, तो मेहनत लगती है। इसलिए हमारे पास 24,000 लोग हैं, 180 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, 778 ब्रांचेस है, एंड टचवुड ऑफ बिजनेस का बहुत हेल्दी ग्रोथ है। हमारा सिक्योर्ड अभिषेक फर्स्ट 9 मंथ्स में ना 29% ग्रो किया है, मतलब साल खत्म होते 35% साल का ग्रोथ रेट आ जाएगा। सो दैट इज ऑन एसेट ग्रोथ, और हमें वहां हार्डवर्क है, पर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नाउ यूनिवर्सल बैंक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ऑटोमेटिक नहीं है कि अप्लाई करते ही मिल जाएगा, पर जो कंडीशंस हैं, मेनली एक कंडीशन रह गई थी हमारी कि विच इज 2 साल कॉन्सेक्यूटिव ग्रॉस एनपी नेट एनपी शुड बी बिलो 3% 1%। हम पिछले साल थे, इस साल अभी तक 9 मंथ्स में है, कोशिश रहेगी 4th क्वार्टर भी हम उसको मीट करें। ऑडिट रिजल्ट्स के बाद हम आरबीआई के पास हमारा सबमिशन ले जाएंगे, परफेक्ट फिर सर। बाद में उनको डिसीजन होगा देना है या नहीं देना है। जी ठीक ठीक है अजय सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और बातचीत करने और नतीजों के साथ साथ आउटलुक भी आगे का शेयर करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि किस तरह से पिक्चर यहाँ पर शेप अप हो रही है फाइनेंशियल स्पेस में। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, फिर मुलाकात होगी। और एक रिक्वेस्ट भी आपसे सर, बजट के दिन हमारे लिए आप समय जरूर निकालिएगा, अपनी टीम से मैं बोल दूंगा कि आपसे कनेक्ट कर लें और थोड़ा समय हमें आप जरूर दीजिएगा उस दिन। चलिएगा, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद अभिषेक। ठीक है सर, चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटने का समय भी हो गया। रुचित जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थोड़ा सा वक्त की कमी होगी, आपसे और बातचीत करते फिर से मुलाकात होगी, लेकिन बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल